हेलो गाइस, वेलकम टू JNK एग्जाम सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेके आएंगे JNK सब इंस्पेक्टर पुलिस पे और अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस पे। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत हमारी डे 1 और डे 2 की MCQ वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं गाइस, और उनमें जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो है जनरल इंग्लिश, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है आपका जनरल साइंस। तो गाइज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम जनरल साइंस। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे JNK सब इंस्पेक्टर पुलिस का, तो उसके अंडर आपको एक टॉपिक मिलेगा जनरल साइंस का, लेकिन कोई सब टॉपिक्स नहीं होंगे। जब आप लेकिन सिलेबस देखेंगे अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का, तो उसमें इस टॉपिक के नीचे कुछ सब टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक ये है आपका, जिसमें आप कहेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। ठीक है। तो गाइस मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो सीरीज़ है ये चलेगी 31 जैन से 20 फेब 2022 तक। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी इन दोनों पोस्ट का सिलेबस है तब तक वो आपको ख़त्म करवा दिया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन मीटर, बी जूल, सी न्यूटन, डी किलोग्राम। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना अपना स्कोर भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका इस जो MCQ के क्वेश्चन हैं इनमें कितना स्कोर आता है। तो गाइज इसका आंसर है न्यूटन। तो फोर्स का मैं आपको बता दूं फार्मूला रहता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। एक्सीलरेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ए डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, बी डिपेंड्स ऑन मास, ओनली ऑन मास, सी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, डी डिपेंड्स ऑन मास और वेलोसिटी, डी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास और वेलोसिटी। तो गाइज इसका राइट आंसर है सी, डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A straight moving bus takes a sharp right turn. What will happen to the passengers sitting inside the bus? Guys, अगर आप एक बस में जा रहे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है और अचानक से वो राइट टर्न ले लेती है, तो जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं या जो आप बैठे हो, तो आपके साथ क्या होगा? ए, दे विल टिल्ट टूवर्ड्स राइट, आप भी राइट की तरफ जाएंगे। बी, दे विल टिल्ट लेफ्ट पार्ट्स, आप लेफ्ट की तरफ फॉल करेंगे। दे विल स्टे द वे दे आर, जहाँ पे आप हैं आप वहीं रहेंगे, आपको कोई झटका नहीं लगेगा। दे विल स्टार्ट जंपिंग, आप अपने ही जगह उछलने लग पड़ेंगे। तो इसका क्या सही आंसर है आप मुझे बताइए। इसका सही आंसर है दे विल टिल्ट लेफ्ट वार्ड्स। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो हमारी अपर बॉडी होती है हम भी उस बस के साथ मोशन में होते हैं उसी लाइन में। लेकिन जब अचानक से बस राइट की तरफ होगी, आप तो अभी भी स्ट्रेट मोशन में ही हो ना, तो बस आपको इस तरफ खींचने की कोशिश करती है। ठीक है। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आप उस फोर्स को रेजिस्ट करते हो और आप अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाते हो, मतलब आपके ऊपर एक अपोजिट साइड में फोर्स लगती है, तो आप लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते हो। वैसे अगर आपको इसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से और डिटेल तरीके से आपको समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा पूरे साइंस के सेक्शन के ऊपर, जो कि थ्योरी बेस्ड रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनर्शिया इज, inertia क्या है? ए प्रॉपर्टी ऑफ मास टू रिमेन अनचेंज्ड, बी प्रॉपर्टी ऑफ मास टू चेंज कंटिन्यूसली, सी प्रॉपर्टी ऑफ मास टू एक्सेलरेट, डी टेंडेंसी ऑफ मास टू एक्सेलरेट। तो गाइस इनर्शिया क्या होता है? इट इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डोंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है। तो गाइस इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ ए मास टू रिमेन अनचेंज। ठीक है। तो इनर्शिया को आप बोल सकते हैं टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है। क्या बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि अगर कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है, तो अगर जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ये बॉडी रेस्ट में ही रहती है। ठीक है ना। अगर सपोज कहीं पे कोई बॉल पड़ी है तो अपने आप तो चलने नहीं लग पड़ेगी,
या तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी ग्रेविटी की, या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ठीक है, या ढलान होगी तो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, कोई भी एक एक फोर्स लगेगी तभी वो बॉडी मूव करेगी। और अगर कोई कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपने आप रुकती भी नहीं है, या तो उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, ठीक है, या तो आप उसको कोई और एक्सटर्नल फोर्स से रोकोगे। तो ये जो एक एबिलिटी होती है बॉडी की अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको चेंज नहीं होने देने की, इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट कॉजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है वो अभी रेस्ट में है तो अब वो मोशन में कैसे आएगी, उसके ऊपर क्या चीज़ ऐसी लगेगी वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए फोर्स, बी डिस्प्लेसमेंट, सी स्पीड, डी वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर गाइज फोर्स है। ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तभी ही वो क्या करेगी, वो मोशन में आएगी। तो गाइज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपने जो मार्क्स रहेंगे इसमें जो आपका स्कोर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल सिटिंग इन ए मूविंग बस एक्सपीरियंस ए जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू। कह रहा है कि अगर एक बस है वो मूव कर रही है, ठीक है, और अचानक से वो क्या करती है, मूव करते करते अचानक से वो स्टॉप कर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, लोगों को एक जर्क लगता है, ठीक है। वो क्यों लगता है, ए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सी इनर्शिया ऑफ टर्निंग, या डी इनर्शिया ऑफ एक्सिलरेशन। तो गाइज आपको मैंने अभी ऊपर समझाया कि जैसे बस, अगर हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है, ठीक है, अगर बस मोशन में है तो हमारी जो अपर बॉडी होती है ना वो भी बस के साथ मोशन में होती है, ठीक है। तो जैसे ही बस अचानक से रुकती है, बस का तो मोशन स्टॉप हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी अभी भी क्या है, मोशन में है। तो इस वजह से उसको क्या लगता है, जर्क लगता है। और कहाँ जर्क लगता है, फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ जर्क लगता है। अगर आप खुद इमेजिन करें, कभी आप बस या कार में बैठे हैं, अचानक से वो कार रुके या बड़ी तेज़ कार चल रही है और अचानक से ब्रेक पैडल कोई दबा दे तो क्या होता है, आपको एक आगे की तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो आप मोशन में होते हैं इसलिए झटका लगता है, इसलिए इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ मोशन। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम इज, वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम का मास क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी मतलब कि चेंज होगा। तो वो कौन सा है इनमें से, एक ऑप्शन ए कार मूविंग, ए रॉकेट टेकिंग ऑफ, सी अ बाइसिकल मूविंग, डी अ मैन वॉकिंग। तो गाइज इसका राइट आंसर है ए रॉकेट टेकिंग ऑफ। क्यों, क्योंकि जो रॉकेट होता है, जो उसका फ्यूल होता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा मास होता है, तो वो उस मास को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से रॉकेट का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे रॉकेट शूट अप होता है तो जो फ्यूल है वो बर्न होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे उसका फ्यूल काफ़ी कम होने लगता है तो उसका जो मास है वो भी क्या करने लग पड़ता है, कम होने लगता है रॉकेट का। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रॉकेट टेकिंग ऑफ क्या है, एक वेरिएबल मास सिस्टम आपका है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोर्स इन्वॉल्व इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है, ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे होती है, ठीक है, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होती है, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होती है, या ऑन 5 बॉडीज, या कि 5 बॉडीज में होती है। तो गाइज इसका क्या राइट आंसर होगा, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तब तक ठीक है, हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे, सपोज कीजिए कि ये एक वॉल है, इस पे मैं क्या करता हूँ, एक पत्थर मारता हूँ। जैसे मैंने इस पे एक पत्थर मारा तो ये पत्थर जो है ये वॉल पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वॉल भी इस पत्थर पे एक फोर्स लगाएगी, ठीक है, और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। तो एक फोर्स जो लगी वो पत्थर ने वॉल पे लगाई, और एक फोर्स जो है वो वॉल ने पत्थर पे लगाई। दो ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस लगी और ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंसिस फोर्स इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 5 डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे कि अभी मैंने ऊपर समझाया कि जो फोर्स लगेगी दोनों बॉडीज पे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसका आएगा अपोजिट डायरेक्शन। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। मास ऑफ द बॉडी m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है,
कह रहा है कि जो एक बॉडी है उसका अगर मास m है और अगर उसको मैं इंटू कर दूं एक्सेलरेशन के साथ, तो वो किसके बराबर बनता है? तो ये बनता है फोर्स के बराबर। और ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, ठीक है। याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स किसके बराबर होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन मैंने अभी बताया शायद आपको, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या होती है? वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब आगे कर लेते हैं। मास ऑफ सॉरी मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ट्रू और फॉल्स? बताइए कि जो एक मास होता है बॉडी का, क्या वो उसके इनर्शिया का मेजर है? अभी मैंने आपको इनर्शिया समझाया किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना है। यानी कि अगर वो सपोज अगर स्टेशनरी है तो वो अपने आप नहीं चलेगी, और अगर वो मूविंग है तो अपने आप नहीं रुकेगी। तो ये रिलेक्टेंस जो है अपनी मतलब प्रेजेंट पोजीशन की चेंज होने को जो एक रिलेक्ट करती है, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है। तो गाइज जितनी किसी बॉडी का मास होगा उतनी ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, वो उतना ही जिद करेगी कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी, ठीक है ना। तो इसलिए जितना मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मास ही एक बॉडी के इनर्शिया का मेजर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लॉज ऑफ मोशन आर स्टडी ऑफ, ये लॉज ऑफ मोशन कहाँ पढ़े जाते हैं? ए बायोलॉजी में, बी फिजिक्स में, सी लिटरेचर में, या डी केमिस्ट्री में? तो इसका राइट आंसर है फिजिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन falling from a certain height on a hard surface get hurt more seriously than when he falls on the soft surface is an example of which law of motion? अगर एक आदमी ऊपर से गिरता है नीचे, ठीक है, अगर वो सॉफ्ट सरफेस पे गिरेगा तो उसको कम लगती है, और अगर वो हार्ड सरफेस पे गिरेगा क्योंकि उसको ज़्यादा लगती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इस पे कौन सा लॉ लगा? ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, या सी थर्ड लॉ? ऑब्वियसली इस पे थर्ड लॉ लगेगा, क्योंकि जितनी ज़ोर से फोर्स लगेगी उतनी ही ज़ोर से फोर्स वापस आएगी, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द डैश ऑफ द बॉडी। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बॉडी की? तो ये हमने अभी ऊपर भी देखा, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ए मास ऑफ द बॉडी, बी स्पीड ऑफ द बॉडी, सी फोर्स, या फिर डी मोशन। तो गाइस इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरी मटेरियल बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless acted upon by an external unbalanced force to change the state of motion. This law is also called as law of relativity, law of motion, law of inertia, law of conservation. ठीक है, कह रहा है कि कोई भी बॉडी की जो एबिलिटी है कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, अगर वो फिक्स्ड है कहीं पे या स्टेशनरी है वो स्टेशनरी रहे। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? इस लॉ को क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये इनर्शिया ही वो एबिलिटी है किसी बॉडी की जिससे वो रिलेक्ट करती है किसी भी तरह की चेंज को, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो भी किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया पे। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. While swimming, the swimmer pushes the water backward with his hands. The action of pushing water backward gives rise to a reaction in the opposite direction, which results in the swimmer moving forward. Is an example of, कह रहा है कि जब कोई स्विमर स्विम करता है तो वो क्या करता है? पानी को पीछे की तरफ पुश करता है अपने हाथों से, ठीक है। और वो जो पीछे की तरफ पुश करता है उससे उसको फॉरवर्ड की तरफ एक फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है? कौन से न्यूटन का कौन से लॉ पे बेस्ड है? ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, सी थर्ड लॉ? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दी, अगर आपको वो समझ आई हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। इसका आंसर है थर्ड लॉ। सॉरी, जितनी फोर्स वो पीछे को लगा रहा है उतनी फोर्स उसको आगे को लग रही है, तो इक्वलेंट अपोजिट फोर्स एक लग रही है, ठीक है। और ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। F is equal to mass into acceleration is the equation of which law of motion? Force is equal to mass into acceleration. ये किस लॉ की इक्वेशन है? मैंने ये भी ऊपर बताया अभी। ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, सी थर्ड लॉ।
तो गाइज इसका राइट आंसर है सेकेंड लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ वेलोसिटी, सी लॉ ऑफ मास, सी लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ यू आर ड्राइविंग इन योर कार एट ए वेरी हाई स्पीड एंड हिटिंग समथिंग लाइक अ ब्रिक वॉल और ट्री। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई स्पीड पे, और आप किसी दीवार से या ट्री से टकराते हैं, द कार विल कम टू एन इंस्टेंट स्टॉप। कार उसी वक्त रुक जाएगी, बट यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्यों आप मूविंग फॉरवर्ड करते रहोगे, क्यों आप फिर भी आगे की तरफ आपका मोशन रहेगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी, कार या बस चल रही होती है, वो फॉरवर्ड मोशन में होती है और हम भी उसके साथ मोशन में होते हैं। अब वो तो रुकेगी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया हमारी बॉडी नहीं रुकती है। कौन सा इनर्शिया? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन हमारी बॉडी मोशन में ही रहती है, ठीक है। दिस इज़ वाई कार हैव एयर बैग्स। इसलिए कार में एयर बैग्स होते हैं जो कि आपको मोशन में आने से पहले ही खुल जाते हैं और आपको पीछे की तरफ ही रखते हैं कि आप मोशन से आने की वजह से विंड स्क्रीन से ना टकरा जाएं, या और सीट बेल्ट्स का भी यही काम रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तरह से आपको जो एयर बैग्स हैं वो बचाते हैं। तो ये एयर बैग्स किस मोशन पे, लॉ ऑफ मोशन पे वर्क कर रहे हैं? ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, सी थर्ड लॉ। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप आगे जाते हैं, तो वही आपका एयर बैग वो मोशन रोक देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट लॉ, सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If you use the same force to push a truck and push a car, the car will have more acceleration than truck because the car has less mass. It is an application of। अब क्या बोल रहा है ये कि अगर आप सेम फोर्स यूज करते हैं, ठीक है, किसको पुश करने के लिए? एक ट्रक को पुश करने के लिए। और सेम फोर्स यूज करते हैं किसको पुश करने के लिए? एक कार को पुश करने के लिए, ठीक है। जो कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन ट्रक, तो कार की जो एक्सेलरेशन होगी वो ट्रक से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कौन से लॉ की एप्लीकेशन है? ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बताया सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जिसका मास कम होगा, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। तो इसलिए इसका आंसर आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। When you dive off a diving board, you push down on the spring board, the board springs back and force you into the air. It is an application of, ठीक है। जब आप डाइव करते हैं, जब आप कहीं पानी वानी में कूदते हैं, तो एक डाइविंग बोर्ड होता है, उसको जैसे आप नीचे की तरफ प्रेस करते हो तो आप ऊपर की तरफ आपको एक झटका लगता है, ठीक है, फिर आप पानी में गिर जाते हो। तो ये या कहीं भी जहाँ आप डाइव कर रहे हो फिर आप वहाँ गिरते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप हवा में जाते हो। तो ये कौन से लॉ की एप्लीकेशन है? ए फर्स्ट लॉ, बी सेकंड लॉ, या सी थर्ड लॉ? तो गाइस इसका राइट आंसर है, देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, आप उसको नीचे को दबा रहे हो, वो आपको ऊपर को पुश कर रहे हो। तो इसका आंसर है थर्ड लॉ। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी है जो मैं प्रोबेबली आज पोस्ट कर दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पांस। अगर रिस्पांस अच्छा आया, और नहीं तो कल पोस्ट कर दूंगा। और आज आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की वीडियो मिल जाएगी एक, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो भी मिल जाएगी एक, और जनरल इंग्लिश के नेक्स्ट टॉपिक की भी प्रोबेबली आज या कल एक वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपका साथ रहने की, सो दैट आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। प्लीज़ आप भी हमें पूरी सपोर्ट दिखाइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर एक एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुँचे। वीडियो पे कमेंट करके अपना प्यार दिखाइए, वीडियो पे कमेंट करके अपना स्कोर हमें बताइए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए वीडियो को और इनोवेटिव बनाने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।